वीडियो लेक्चर में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बायोलॉजी, रासायनिक बायोलॉजी। उसके बारे में क्या क्या हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक बायोलॉजी क्या होता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि रासायनिक यानी कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादन की सांद्रता में होने वाला समय के साथ साथ परिवर्तन तथा उससे सांद्रता में हुए परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक तथा असर या विधि के बारे में रासायनिक बायोलॉजी कहते हैं। यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कंसंट्रेशन में आए हुए चेंज में साथ में ही उस रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी सांद्रता को फैक्टर करने वाले कारक का तथा मैकेनिज्म का अध्ययन करने की चर्चा करते हैं केमिकल बायोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसी रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया की रेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने वहाँ ये भी बताया था कि प्रक्रिया में रेट, वेलोसिटी, स्पीड तीनों ही शब्द आपको दिए हुए मिलते हैं, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड का एक पर्टिकुलर होता है निश्चित डायरेक्शन में, जबकि रासायनिक प्रक्रिया की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती है या बैकवर्ड में भी बढ़ सकती है। इसी के साथ हमने आगे बढ़ा था कि इसी रासायनिक प्रक्रिया में रेट लो को कैसे लगाया जाता है या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलो मैं एक बार एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके आधार पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के आधार पर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे वैसे मैं उसको देता हूँ। हमने लिया था हमारा एक रिएक्शन में जिसमें लिखा हुआ है N2 + 3H2 और यहाँ दोनों मिश्रण क्या बनाते हैं 2N2 इसे जहाँ देंगे N2 + 3H2 और बनाएंगे 2N2। सबसे पहले इस रेट ऑफ रिएक्शन है, इस प्रक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले इस प्रक्रिया के समीकरण को आपको पढ़ना होगा, इसका अध्ययन करना बड़ा ही आसान है। ये क्या कह रहा है कि जब N2 यानी नाइट्रोजन का एक मोल आगे कोई नंबर है, इसका मतलब एक इसका क्या कोई परसेंट नहीं लगा, इसका मतलब इसका परसेंट कितना है, इस डाइलेक्ट्रिक मान 1 है। यानी N2 का 1 मोल प्लस H2 के 3 मोल जब रिएक्ट होते हैं, दोनों मिलकर होते हैं, ये क्या करते हैं तो क्या बनाते हैं NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। कितने मोल 2। अब हम यहाँ पे अगर इस प्रक्रिया के लिए क्या लिखेंगे रेट का इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन रेट प्रक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन में रेट इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये क्या कहेंगे रिएक्टेंट, क्या कहेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या अभिकारक। उसके बाद ये क्या है इन्हीं कहते हैं प्रोडक्ट, इसी का कहेंगे उत्पाद। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में हुए चेंज को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे N2 की कंसंट्रेशन में हुआ चेंज है और हमेशा ध्यान रखना एक्टिव मास को किसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। मैंने तो पहले जो लेक्चर डाले हमने पहले से ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे डेली और इसके आगे एक नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। क्यों नेगेटिव सिंबल इस बात पर दर्शाता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम टेकन होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का रिएक्टिव रिलीज होती है, जबकि इसके आगे इसके कोएफिशिएंट नहीं लिखे जाते हैं। इस टाइप के मान को बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने स्ट्रैटेजी बनाना है 1/1 लेंगे, एक डिवाइड में लेंगे, इसी प्रकार से नहीं को उपयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे 1/3 तो इसका माइनस लगेगा, आगे बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये भी क्या है सेंसर में क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो नीचे लिख देंगे डेटी। इसी प्रकार क्या लिखेंगे NH3 और DNH3 और नीचे क्या जाएगा DP और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 और यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये आपका NH3 क्या है उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव सिंबल नहीं आता है। क्यों क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ डिक्रीज नहीं होती है बल्कि क्या होती है इंक्रीज होती है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। ये तो समीकरण है। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन के लिए यदि आपको क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन लिखी इसमें लिखा हुआ है 7x + 5y = 3z। मानते हैं ये कोई रासायनिक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं एज्यूम किया है ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है जनरली, तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले रेट इक्वल हो जाएगा d और यहाँ x/d। तो ये क्या है कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं।
मेट्रिक कोफिशिएंट होगा, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या कहेंगे इकाई को मिट्टी गुणांक कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स गुणांक कहा जाता है। लेकिन ये कितना है यहाँ पे 1/7 और इसका क्या जाएगा माइनस कर देंगे, इसका क्या जाएगा -1/5 dy/dt और इसी प्रकार से क्या जाएगा इससे सॉरी लगाएंगे कितना लिखेंगे 1/3 d/dt। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है किसी भी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन ऐसे दी जाती है, जैसा हमने शुरू किया। अब इन चीजों का मतलब क्या होगा वो समझिए। देखिए यहाँ से सुनिए, सबसे पहले ये जो N2 इसका मतलब है N2 क्या है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट समय के साथ साथ अभिकारक अणु है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, या फिर N2 डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, या फिर N2 डिसोसिएट हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं N2 के वियोजित होने की दर, इसको क्या कहते हैं H2 के वियोजित होने की, या फिर क्या कहते हैं गायब होने की दर, डिसअपियर होने की रेट, या फिर क्या कहेंगे डिसोसिएट होने की रेट। ये क्या है NH3 के फॉर्मेशन, NH3 तो बन रहा नहीं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ NH3 हमारे क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेट होगा। इसी प्रकार इसके लिए देखिए, अब ध्यान दीजिए मैंने आपका इक्वेशन पास है जो यहाँ पे इक्वेशन पूछा जाता है लेकिन वो इस प्रकार से होता है कि इनमें से ये जो लिखेंगे किसी भी एक की आपको याद किया जाएगा डिसअपियरेंस रेट हो जाएगा, जैसे N2 के डिसअपियर होने की रेट ये, या फिर H2 के डिसअपियर या डिसअपियर होने की रेट ये, या फिर रहेगा NH3 के फॉर्मेशन की रेट ये, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, या फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन देकर इन में से किसी के डिसअपियर या फिर फॉर्मेशन होने की रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक मैंने आप लोगों से करवाया दिया, इस एग्जांपल में हमने देखा कि वहां पे हमें क्या किया गया है, यहाँ पे दिया गया है H2 के डिसअपियर होने की रेट, इसको दिया गया है H2 के डिसअपियर होने की रेट। तो सबसे पहले ये सारी मैंने जितने भी टर्म्स हैं वो सारे लिखा है इक्वल है, तो हम किसी भी दो को बराबर रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बताऊँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रेट इक्वल टू, अब मेरे क्वेश्चन में दिया गया था वो किसकी डिसअपियर रेट मिली थी H2 की, तो यहाँ H2 को लिखिए इक्वल -1/3 dH2/d। ध्यान दीजिए हमें किसी क्वेश्चन में मैंने नोट्स में या पूरे के आंसर में क्वेश्चन लगाया उसमें इसकी क्या दी गई आपको डिसअपियर रेट दी गई है 0.03, आगे लिखा है मोल, ये आगे लिखा है लीटर इनवर्स ऑफ सेकंड। समझ आइए बात, यानी इसकी क्या आपको डिसअपियर होने की रेट दे रही है। यहाँ पे डिसअपियर होना इसका मतलब यानी dH2/dt का क्या है कि H2 के डिसअपियर होने की रेट, या फिर क्या करें डिसोसिएट होने की रेट जो आपको दे रखी है। यहाँ पे सब करेंगे क्या आएगा आपके पास रेट इक्वल टू क्या देगा -1/3 × 0.003 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0.001 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। समझाइए बात, यही यहाँ से रेट निकल जाएगा, और इस रेट के माध्यम से हम अब किसी क्वेश्चन में किसी की भी कोई भी रेट पूछे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे रेट का हमारे पास क्या आएगा वैल्यू आएगा, इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो N2 के डिसअपियर होने की रेट आ जाएगी। यहाँ पर चेंज लिखा है ये बदलने का गुणांक में, अब ध्यान रहे आप सोच नहीं सकते यहाँ पे माइनस लिखा है लेकिन नीचे माइनस लिखा है, माइनस इस बात माइनस को ऋणात्मक यहाँ पे वैल्यू नहीं है कंसंट्रेशन की, ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि समय के साथ साथ H2 की क्या हुई है रेट, H2 की जो डिसअपियर होने की रेट है या उसकी H2 की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या हुई है कम हुई है, इस आधार पर ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल रिएक्शन के आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या किसी के विलुप्त होने की या किसी तरह विलुप्त होना है रेट कैसे क्या करेंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक ये करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप किस प्रकार से उसकी यूनिट जो है लिखे कि मोल इनवर्स सेकंड किस प्रकार से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले आप समझते हैं कि रेट, आप जानते हैं कि रेट को हम क्या लिखते हैं, रेट को हम ये लिखते हैं रेट इक्वल टू, यहाँ आएगा चेंज इन
concentration of reactant and product molecules और साथ में जो समय लगेगा टाइम यानी हम कह सकते हैं उत्पाद तथा अभिकारक अणु की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। ध्यान रहे यहाँ हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि परिवर्तन कैसा हो रहा है। जैसे आप पहले बता सकते हैं पूर्व के क्लास में बता चुके हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन घटेगी जबकि प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो घटना बढ़ना के पहले माध्यम की सांद्रता में परिवर्तन होता है। रेट हमारी क्या कहते हैं, रेट का समीकरण कर रहे हैं कि उत्पाद और घटना की सांद्रता में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो नीचे का लिखेंगे लगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऊपर कंसंट्रेशन यानी रेट बराबर दर बराबर कर लिखेंगे। आप ऊपर क्या है कंसंट्रेशन सांद्रता को dx/dt या फिर आप क्या करते हैं dc लिख सकते हैं। इसकी जगह dx सेकंड का लगा सकते हैं dc अपॉन क्या जाएगा dt। और यहाँ प्लस माइनस किसको दर्शाता है, पहले बता चुके हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तो माइनस दर्शाएंगे और उत्पाद की है तो प्रोडक्ट को प्लस दर्शाएंगे। अब बताइए ऊपर जो दिया गया है प्रकार से क्या हमारे पास सांद्रता है ना, सांद्रता ठीक है। और सांद्रता को हमेशा किसमें मोल पर लीटर इसमें कहते हैं मोल पर लीटर ठीक है। या इसके अलावा मोल पर लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं मोल लीटर ठीक है। नीचे क्या दिया गया है